नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर 7 पार्टियों वाले गुपकार गठबंधन को जबरदस्त टक्कर देते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। केंद्र सरकार ने कोरोना के नए रूप से नहीं घबराने की अपील करते हुए इस पर वैक्सीन के भी कारगर होने का दावा किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फरवरी तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होने का ऐलान किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस को मिनी भारत बताया। दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे कुछ किसानों ने यूपी के रामपुर में हंगामा शुरू कर दिया। सैकड़ों किसानों ने पुलिस की टीम को घेर कर हमला किया और पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी, जिसमें मुरादाबाद के एसएसपी जख्मी हो गए। घटना मुरादाबाद और रामपुर जिलों की सीमा पर हुई। दोनों जिलों की पुलिस किसानों को दिल्ली की तरफ जाने से रोकने के लिए तैनात थी, लेकिन किसान अचानक उग्र हो गए। पहले एसपी की गाड़ी को उन्होंने घेर लिया और फिर अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी। बचने के लिए एसपी कार से उतरकर भागे और तभी उन्हें बाकी पुलिस वालों ने घेर कर सुरक्षित किया। अगले ही पल एसपी की गाड़ी का दरवाजा खोलकर कुछ किसानों ने कार को कब्जे में लेने की कोशिश की। उपद्रवियों के इरादे समझते ही ड्राइवर ने रिवर्स गियर में गाड़ी दौड़ाकर खुद को बचाया। पुलिस के सामने ही दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान हंगामा करते रहे, लेकिन पुलिस ने बल का प्रयोग नहीं किया। गुस्साए किसानों का हंगामा बढ़ता गया। किसानों के नेताओं और पुलिस वालों के बीच तीखी नोकझोंक चलती रही। पूरा हंगामा नेशनल हाईवे नंबर 24 पर हुआ, जो सीधा दिल्ली पहुंचता है। 100 बात की एक बात है कि किसानों को आंदोलन करने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन उनसे यह उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि वो हिंसा नहीं करेंगे, किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे। दिल्ली यूपी सीमा पर किसानों ने पहले से रास्ता रोक रखा था। ऐसे में दूसरे जिलों से किसान दिल्ली कूच करेंगे तो उनका आंदोलन भले ही ना आगे बढ़े, आम लोगों की दिक्कतें बढ़नी तो तय। लखनऊ को शाहजहांपुर बरेली के रास्ते दिल्ली से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे आम लोगों के लिए, वहां किसानों के आंदोलन से रास्ता जाम ना हो, इसीलिए पुलिस तैनात है। लेकिन किसानों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। एसएसपी तक को भागकर जान बचानी पड़ी। रामपुर में किसानों और पुलिस के बीच टकराव का खमियाजा उन राहगीरों को भी भुगतना पड़ा जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के फैलने का पता चलने के बाद भारत अलर्ट हो गया, इसलिए देश के कई एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई ताकि वहां से भारत पहुंच रहे यात्रियों की वजह से बीमारी न फैले और हालात को बिगड़ने से बचाया जा सके। इसकी एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भी सामने आई, जहां ब्रिटेन से आए यात्रियों की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। यात्रियों के आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से यात्रियों के लिए काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं की गई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद 275 यात्रियों में 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई। उन्हें इलाज के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ इसी तरह के इंतजाम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी देखने को मिले, जहां ब्रिटेन के विमान के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वहां से आए लोगों को सीआईएसएफ और मुंबई पुलिस की निगरानी में क्वारंटीन कर लिया गया। उन्हें विमान से उतरने के फौरन बाद कुछ बसों की मदद से होटल ले जाया गया। एयरपोर्ट पे कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बीएसटी के दर्जनों बसें एयरपोर्ट पे हैं। अपने करीबियों को घर ले जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे लोग परेशान होते दिखे। बोल रहे हैं होटल में ले जा रहे हैं, कौन से होटल में ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। एयरपोर्ट स्टाफ ने बीमारी के खतरे को देखते हुए पीपीई किट पहनकर अपनी ड्यूटी की। वैसे तो भारत सरकार पहले ही ब्रिटेन से आने और जाने वाली सभी उड़ानों पर 22 से 31 दिसंबर तक रोक लगा चुकी है। फिर भी एहतियातन मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने भी कोरोना वायरस के नए रूप से लोगों को बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक जो भी यात्री यूरोप और मध्य पूर्व के देशों से मुंबई पहुंचे हैं उन्हें 7 दिनों के लिए होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। इन लोगों का हफ्ते भर के अंदर कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अपने घर पर 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन रहना जरूरी होगा और जिस शख्स में कोरोना के लक्षण मिलेंगे उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद होटल से लेकर कोरोना जांच तक के सारे खर्च यात्रियों को ही उठाने होंगे। 100 बात की एक बात यह कि कोरोना वायरस अब तक 17 तरह के रूप बदल चुका है। उन्हीं में एक वो भी है जिसने ब्रिटेन में पिछले महीने से कोहराम मचा रखा है। ब्रिटेन में कोरोना से इस नए रूप का पता सितंबर में ही लग चुका था, लेकिन इसका असर अब सामने आया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि कोरोना का ये नया म्यूटेंट बेकाबू हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना कि ये नया वायरस
बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे यह लगे कि यह बहुत घातक भी है। भारत में यह महामारी बड़ी मुश्किल से काबू में आती दिख रही है। कोरोना की चपेट में आए 95% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में नए मरीजों की संख्या भी 20,000 से नीचे आ गई है। हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए ही सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच कराने और नेगेटिव मिलने पर ही 1 हफ्ते के लिए सबको घर में क्वारंटीन करने का फैसला किया है। चूंकि ब्रिटेन में रहने वाले यूरोप के बाकी देशों में भी आराम से आते जाते रहते हैं, इसलिए यूरोप के किसी भी देश से आने वाले को बिना टेस्ट किए एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में मौजूद एक ज्वालामुखी अचानक फट गया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक राख का गुबार छा गया। वहां के बिग आइलैंड नाम के टापू पर मौजूद इस ज्वालामुखी में 2018 में भी विस्फोट हुआ था, जिसने आसपास के 700 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। और अब एक बार फिर उसी किलाउया ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हो गया। इस विस्फोट ने वहां रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। इस ज्वालामुखी के फटने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ में तो कई किलोमीटर दूर से ही खौलता लावा और राख का गुबार निकलता दिखा। धधकते लावे की वजह से वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी नजर आई। बताया गया कि ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी की एक छोटी झील मौजूद थी, जिसके खौलते लावे के संपर्क में आने पर वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरा पानी भाप बनकर आसमान में करीब 9 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी के अंदर खौलते लावे का फव्वारा फूटता दिखा। यही नहीं, ज्वालामुखी के फटने से वहां 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आया, जिसने वहां के लोगों को बुरी तरह हिला दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका के हवाई राज्य में ज्वालामुखी के 6 बड़े ठिकाने। अभी जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वो हवाई राज्य का सबसे युवा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। पिछले करीब 7-8 हजार साल से ये अक्सर लावा और राख उगलता रहा है। इस ज्वालामुखी के आसपास खूबसूरत पहाड़ियां भी हैं, इसलिए 150 साल से ये पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है। अमेरिका का 11वां और हवाई का पहला ज्वालामुखी नेशनल पार्क यहां 60 साल पहले खुला था। 2 साल पहले जब इस ज्वालामुखी ने लावा उगला, तब पर्यटकों के लिए बनाए गए सैकड़ों कॉटेज उसकी चपेट में आ गए। हालांकि पिछले साल भी वहां 25 लाख से ज्यादा पर्यटक ज्वालामुखी का लावा देखने ही पहुंचे थे। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 27 दिन से चल रहे आंदोलन के बीच कानून का समर्थन करने वाले किसान भी सड़कों पर उतर आए। यूपी के कुछ किसान संगठनों ने कानूनों के समर्थन में यात्रा निकाली, जिसकी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और घंटों तक गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती रहीं। वो एक्सप्रेसवे जिस पर गाड़ियां हवा से बातें करती हुई चलती हैं, वहां चंद किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग गए। पुलिस के बड़े अफसर जाम खुलवाने में लगे रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सप्रेसवे पे। ट्रैफिक यहाँ पर स्लो हो गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसान सड़कों पर उतर आए। ग्रेटर नोएडा से चली किसान यात्रा के लिए यूपी पुलिस ने एक्सप्रेसवे की एक लेन ब्लॉक कर दी, लेकिन दिल्ली की सीमा के पास किसानों को रोक दिया गया। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का एक धड़ा कई दिन से नए कानूनों के विरोध में धरने पर बैठा है। पुलिस को खतरा था कि नए कानूनों के समर्थक और विरोधी किसान आपस में भिड़ न जाएं। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति न पैदा हो, इसलिए हम लोग इनको जो अभी इधर से जा रहे हैं, इनको हम यहाँ पे जो महामाया है वहाँ पे रोक रहे हैं। पुलिस ने कानून समर्थकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया। हालांकि किसानों के छोटे प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली जाने की इजाजत जरूर दे दी। सौभाग्य की बात है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठन पहले से सड़क पर हैं और अब इन कानूनों का समर्थन करने वाले किसान भी मोर्चा खोलकर सड़क पर आने लगे। इन कानूनों का समर्थन कर रहे किसान संगठन ये दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे लोग ही किसान नहीं हैं। किसान वो भी हैं जो इन कानूनों से खुश हैं, क्योंकि उनको अब अपनी फसल का वाजिब दाम पर बेचने के लिए बहुत से विकल्प मिलने वाले हैं। चूंकि विरोध कर रहे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपने संख्या बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कानून के समर्थक किसान संगठनों ने भी ताकत दिखाने का रास्ता चुन लिया है। यह टकराव का रास्ता है जो किसी के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए सरकार ने किसान संगठनों से फिर से बातचीत शुरू की। कुछ किसान संगठनों के नेताओं के साथ कृषि मंत्री ने बैठक भी की। हालांकि पंजाब के किसान संगठन अभी आपस में ही तय नहीं कर पाए हैं कि सरकार से बातचीत की जाए या नहीं। वो कृषि कानून वापस लेने की जिद पर अड़े, जबकि सरकार ने दो टूक कह दिया है कि कानून वापस लेकर बहुसंख्यक किसानों की अनदेखी नहीं की जा सकती। कानूनों में जरूरी बदलाव के लिए सरकार तैयार है। शिखर धवन का डायलॉग बोलने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिखर धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया का एक डायलॉग बोलते नजर आए।
दिल्ली पुलिस ने मुंडका से पूर्व विधायक रामबीर शौकीन को गिरफ्तार कर लिया। रामबीर 2018 में यूपी पुलिस की हिरासत से दिल्ली में फरार हो गए थे। उनके खिलाफ बदमाशों को भगाने समेत कई केस दर्ज हैं। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टीवी के सामने कोरोना की वैक्सीन लगवाई ताकि लोगों को यह भरोसा हो कि टीका सुरक्षित है। ठिठुरती ठंड के बीच सुबह दिल्ली में कई घंटों तक कोहरा छाया रहा। हाल ये रहा कि सुबह कोहरे की वजह से अक्षरधाम मंदिर तक नजर नहीं आया। अक्षरधाम मंदिर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में हुए एक जोरदार धमाके की वजह से 2 मकान ढह गए। बताया गया कि यह धमाका जमीन के अंदर से गुजरने वाली एक गैस पाइपलाइन में रिसाव की वजह से हुआ। नीचे से जो पाइपलाइन जा रही है उसमें से गैस लीकेज हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि दोनों मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के कलेक्टर से बात कर मामले की जानकारी ली। 2 लोग एक्सपायर हो गए और 2 जन जाना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के आगरा से कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां सड़क पर चलती कार में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी की एक कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग बुझानी शुरू कर दी। हालांकि तब तक कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि पूरी गाड़ी आग का गोला बन चुकी थी। हादसे के वक्त कार के दरवाजे बंद थे और उसमें सवार लोगों को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो उससे निकल पाते। उन सभी की गाड़ी में ही जलकर मौत हो गई। 5 लोग वहां मौके पे ही उनको जल गए। इस हादसे में ट्रक भी आग की चपेट में आ गया और उससे भी धुआं उठता नजर आया। बाद में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। 100 बात की एक बात यह कि यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसे हर हादसे की एक ही वजह होती है, बेकाबू रफ्तार। इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाने की छूट है, लेकिन उससे भी हमारा मन नहीं भरता। 3 हफ्ते पहले भी यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले साल 150 से ज्यादा लोग इसी एक्सप्रेसवे पर जान गंवा बैठे। अब एक और दर्दनाक हादसा हमारी आंखों के सामने। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी 5 लोग एक ही परिवार के थे, जो लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में एक कंटेनर लदा ट्रक था, जिसके डीजल टैंक वाले हिस्से से कार टकराई और पूरी कार आग की लपटों में गिर गई। किसी को कार से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। वहां से गुजर रही गाड़ियों ने चीखें सुनी, लेकिन आग की लपटों के बीच कोई किसी को बचाता भी तो कैसे। अब गलती कंटेनर वाले ट्रक ड्राइवर की थी या कार चला रहे आदमी की, यह साफ नहीं है। यह हादसा सुबह 4:30 बजे के आसपास हुआ। एक्सप्रेसवे या हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि रात में घंटों ड्राइविंग करने वालों को भी इस टाइम पर झपकी आने का खतरा हमेशा बना रहता है। ब्रिटेन में कोरोना के नए खतरे के बाद भारत सरकार ने यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की नई किस्म को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों पर खास नजर रखी जाएगी और एयरपोर्ट पर उनका RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। यही नहीं, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही पॉजिटिव शख्स से संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। जिनमें संक्रमित शख्स की सीट की लाइन से 3 सीट आगे और 3 सीट पीछे तक के लोग भी शामिल होंगे। इस टेस्ट के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि पॉजिटिव शख्स को कोरोना की पुरानी किस्म से इंफेक्शन हुआ है या नई किस्म से। इसके अलावा 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच जो भी लोग ब्रिटेन से आए हैं, उनका भी RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। माना जा रहा है कि कोरोना का यह नया रूप युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है और तेज फैलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ब्रिटेन से आने और जाने वाले सभी उड़ानों पर 22 से 31 दिसंबर तक रोक लगा चुकी। युद्ध के मंडराते खतरे के बीच अब ताइवान ने चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन को पछाड़ने के लिए ताइवान घातक पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में जुट गया है, जो समंदर से हमले की सूरत में चीनी जंगी जहाजों के लिए तबाही साबित होगी। ताइवान ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 8 पनडुब्बियां तैयार कर रहा है, जो समंदर में कुछ इस तरह तैनात रहेंगी कि अगर चीन का कोई भी जंगी जहाज उसकी तरफ बढ़े तो उसे बीच में ही डुबोया जा सके। ताइवान की ये तैयारियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि चौतरफा घेरेबंदी से बौखलाया चीन लगातार ताइवान पर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। यही नहीं, चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। कई बार तो दोनों के बीच झड़प होते होते बची है। ऐसे में ताइवान का ये बेड़ा चीन की मुसीबतें कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि अब उसके लिए ताइवान के आसपास भटकना भी आसान नहीं रह जाएगा।
सौभाग्य की एक बात है कि चीन पिछले 71 साल से ताइवान पर कब्जा करने के लिए तिलमिला रहा है, क्योंकि वो ताइवान को अपना ही राज्य मानता है। क्योंकि ताइवान पर हमले का असर दक्षिण चीन सागर के हर देश पर होगा, इसीलिए अमेरिका खुलकर ताइवान की मदद कर रहा है। चीन अब तक सिर्फ ताइवान पर हमले की घुड़की भर दे रहा, क्योंकि उसे अमेरिका से डर था। अब चीन खुद को दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत मानने लगा है, इसलिए ताइवान को भी लगने लगा है कि चीन की धमकी हवा हवाई नहीं है। ताइवान एक टापू जैसा देश है, इसलिए तय है कि चीन या तो उस पर हवाई हमला करेगा या फिर समंदर के रास्ते। हवाई हमले से निपटने के लिए ताइवान ने अमेरिका से लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की बड़ी खेप पहले ही खरीद ली। अब चीन की नौसेना को जवाब देने के लिए ताइवान 8 पनडुब्बियां बना रहा है, जो अगले 5 साल में तैयार हो जाएंगी। ये टाइमिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि 7 साल पहले चीन के एक थिंक टैंक ने दावा किया था कि चीन की सेना अगले 50 साल में 6 बड़े युद्धों की तैयारी कर रही है, जिसका पहला निशाना 2025 तक ताइवान होगा। यूपी के आजमगढ़ में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस वालों से जमकर बहस हो गई। चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ एक दलित प्रधान की हत्या के मामले में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें दफ्तर में घुसने से रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से चंद्रशेखर और उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान चंद्रशेखर भी पुलिस वालों को धमकाते नजर आए। आप जानते हैं मुझे, आराम से बात करिए, आप जानते हैं मुझे। काफी देर तक चंद्रशेखर और उनके समर्थक पुलिस से उलझे रहे। इस दौरान धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए चंद्रशेखर ने एक अधिकारी को सत्ता का नशा उतारने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद वो भी भड़क गया। ये नशा सत्ता का उतर जाए। अरे चलिए आप जाइए। हालांकि बाद में सीनियर अधिकारियों के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हो गया और डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद चंद्रशेखर वहां से चले गए। सौभाग्य की एक बात है कि सहारनपुर के चंद्रशेखर ने 5 साल पहले दलित समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ भीम आर्मी नाम का एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया। तब उन्होंने गैर राजनीतिक बताया। शुरुआत पश्चिम यूपी के स्कूल कॉलेजों से हुई और बीते 3 साल से वो दिल्ली और यूपी में नागरिकता कानून से लेकर हर मुद्दे पर सक्रिय है। इस साल उन्होंने आजाद समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल भी बना लिया। अब यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, 1.25 साल बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में उनके आजमगढ़ दौरे की राजनीतिक ही माना जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर जहां भी जाते हैं वहां उनके समर्थकों की भीड़ नारेबाजी और हंगामा करने लगती है। इसलिए आजमगढ़ की पुलिस को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। वो जब एक दलित ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, तब भी उनके समर्थकों का हुजूम साथी था। पुलिस ने उन्हें रोका तो वो भड़क गए। हंगामे के बाद भी आखिरकार उन्हें पुलिस वालों की बात ही माननी पड़ी। वो कुछ लोगों के साथ डीएम के ऑफिस में गए और ज्ञापन सौंपकर बाहर निकल आए। पंजाब में आड़तियों के खिलाफ छापे पर सियासी घमासान छिड़ गया। पंजाब में आड़तियों के घर पर हुई छापेमारी पर सियासी घमासान छिड़ गया। इनकम टैक्स की टीम ने राज्य के 8 से अधिक आड़तियों के घर पर रेड की, जिसके बाद उन्होंने इसके तार किसान आंदोलन से जोड़ दिए, क्योंकि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ वो सिर्फ तो सिर्फ किसान आंदोलन है। कांग्रेस ने भी कुछ इसी अंदाज में आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार ये महसूस करती है कि किसान के घर में कोई परेशानी होती है तो आड़ती उनकी बांह पकड़ता है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने ट्वीट के जरिए विरोधियों से सवाल पूछा कि वो इस कार्रवाई से नाराज क्यों हैं। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप नीलाम हो गई। इसे 4.5 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी भारतीय रुपयों के मुताबिक करीब 2.5 करोड़ में बेचा गया। इसी कैप को पहनकर ब्रैडमैन ने साल 1928 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। दिल्ली पुलिस ने शराब की 60 बोतलों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आशंका है कि ये दोनों आरोपी इस शराब को बिहार ले जाकर बेचने की कोशिश में थे। दिल्ली से यूपी के गाजियाबाद जाने वाले हाईवे को किसानों के बंद करने की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक जैम में कई एम्बुलेंस फंस गई। हालांकि वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए पुलिस ने रास्ते को डायवर्ट भी किया, लेकिन दूसरे सभी रास्तों का ट्रैफिक भी एक ही रास्ते से निकलने की वजह से वहां जैम लग गया, जिसमें कई अस्पतालों की एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के द्वारा जो नेशनल हाईवे 9 बंद कर दिया गया, उसके बाद कई एम्बुलेंस भी यहां पर फंसी। क्योंकि सबको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी, तो कई गाड़ियों के बीच में फंसी उन सभी एम्बुलेंस को काफी देर तक आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ा। हालांकि एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार सायरन बजाते रहे ताकि उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल सके। जब काफी देर तक एम्बुलेंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाई, तो
दिल्ली पुलिस आगे आई। पुलिस वालों ने वहां लगे कुछ बैरिकेड को हटाया और एम्बुलेंस को जैम से निकलने में मदद की। सौभाग्य की एक बात यह कि 27 दिन से जारी किसान आंदोलन में इस तरह का संकट कई बार आ चुका है। कभी डीएनडी पर, कभी नोएडा दिल्ली के बीच चिल्ला बॉर्डर पर एम्बुलेंस को भी ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ा। शुरुआत में किसानों ने हालात की गंभीरता को समझा और एम्बुलेंस के लिए खुद रास्ता खोल दिया था, लेकिन कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने की जिद एम्बुलेंस में जा रहे मरीजों पर भी भारी पड़ रही। जिस दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एम्बुलेंस फंसी, वहां किसानों के धरने की वजह से सभी रास्ते जाम थे। बैरिकेड हटाने में भी डर था कि कहीं किसानों के बीच से कुछ लोग दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश न करने लगे। फिर भी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पुलिस वालों ने बैरिकेड हटाने का जोखिम उठाया। इस घटना के बाद ही गाजियाबाद के अफसरों ने किसान नेताओं से बात की, जिसके बाद दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली एक साइड की सड़क खोल दी गई। केरल के कोच्चि में पीएफआई से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस संगठन के कार्यकर्ता पिछले हफ्ते हुई अपने सचिव की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए कोच्चि में ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ईडी दफ्तर से काफी पहले बैरिकेड लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी जैसे ही उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेड गिराने के लिए उस तरफ दौड़ लगा दी। हंगामा करने वाले कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और उसे खींचकर गिराने की कोशिश करने में जुट गए। दूसरी तरफ से पुलिस ने भी पूरा जोर लगा दिया और बैरिकेडिंग नहीं गिरने दी। पुलिस की सख्ती के आगे बेबस होकर विरोध जताने के लिए सभी लोग सड़क पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में कई लड़कियां भी शामिल रहीं, जिन्होंने सड़क पर बैठकर बहुत देर तक नारेबाजी की। थोड़ी देर बाद फिर से प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने अपने संगठन के सचिव रऊफ शरीफ को रिहा करने की मांग पर काफी देर तक हंगामा किया, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले हफ्ते ही ईडी ने गिरफ्तार किया। साथ ही उस पर हाथरस केस में दंगा भड़काने की साजिश के भी आरोप हैं। पीएफआई के छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सचिव रऊफ शरीफ को तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और जांच करने पर ईडी को उसके बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिली थी। हाथरस केस में कुछ महीने पहले यूपी पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे से भी गिरफ्तार किया था और उनसे एक लैपटॉप समेत कई चीजें जब्त की थी। उसी लैपटॉप से पुलिस को इस मामले में रऊफ शरीफ के कनेक्शन का पता चला था और आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को हाथरस तक पहुंचाने के लिए पैसे रऊफ शरीफ नहीं दिए थे और वो वहां दंगे भड़काने की साजिश भी रच रहा था। सौभाग्य की एक बात यह कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जड़ें केरल में है। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के विलय के बाद यह संगठन 14 साल पहले पैदा हुआ और तभी से हत्या, हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों के आरोपों से घिरा रहा है। अब से 10 साल पहले केरल ने पीएफआई पर अलकायदा समेत पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों से जुड़ा होने का आरोप लगाया था। पीएफआई के ठिकानों से ढेर सारे हथियार भी बरामद किए गए, जिसके बाद केरल सरकार ने संगठन पर पाबंदी लगाने का फैसला भी किया, लेकिन अदालत ने पाबंदी का आदेश रद्द कर दिया। पहले पीएफआई की सक्रियता केरल में ही थी, लेकिन पिछले साल नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली और यूपी में हिंसा की साजिश के लिए भी पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया गया। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 मामलों में पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की। इस साल यूपी के हाथरस में दलित लड़की के गैंगरेप के बाद जो बवाल हुआ, उसे भड़काने के आरोप में पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को मथुरा के पास गिरफ्तार किया गया था। अब पीएफआई की छात्र शाखा के सचिव को हाथरस में दंगे की साजिश के लिए पैसे देने के आरोप में पकड़ा गया तो उसके समर्थकों ने कोच्चि में हंगामा शुरू कर दिया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद 1500 से भी ज्यादा ट्रक वहां से निकलने के इंतजार में सड़कों पर ही खड़े। पड़ोसी देश फ्रांस ने 48 घंटों के लिए ब्रिटेन से लगने वाला अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, जिसके बाद सामान को ब्रिटेन से बाहर पहुंचाने के लिए निकले ये ट्रक सड़क पर ही फंस गए। हाल यह हो गया कि ड्राइवरों को ट्रकों में ही रात गुजारनी पड़ी और इंग्लैंड की केंट काउंटी से सामने आई तस्वीरों में हालात बेहद खराब नजर आए। वहां एक हाईवे पर सैकड़ों ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी कतार लगी दिखी। एक बार लाइन शुरू हुई तो फिर उसने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। ऐसा भी नहीं था कि ट्रक धीमी रफ्तार से रेंगते हुए ही आगे बढ़ रहे हों, वो तो इंजन बंद करके सड़क पर खड़े हुए दिखे। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, वहां के एक बड़े बंदरगाह पर भी कई ट्रक फंसे नजर आए। जब घंटों के इंतजार ने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया तो कुछ ट्रक ड्राइवरों के सब्र का बांध टूट गया। एक वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर बंदरगाह के कर्मचारियों से बहस करता हुआ भी नजर आया। ब्रिटेन में फंसे इन ट्रक ड्राइवरों में कई यूरोप के अलग अलग देशों के रहने वाले हैं, जिन्हें अब इस साल क्रिसमस भी सड़क पर मनाने का डर सता रहा है।
We have family in Germany. It's Christmas in 2 days. We want to go back. हालांकि दोनों देशों की सरकारें जल्द से जल्द हल निकालने पर काम कर रही हैं और खबर है कि अब वहां हालात सामान्य भी हो रहे हैं। सौ बात की एक बात यह कि कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद ब्रिटेन में हालात गंभीर हैं। ये वायरस पहले के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसीलिए यूरोप के बाकी देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। क्रिसमस के त्योहार में वैसे भी इस महामारी का फैलाव बढ़ने की आशंका है, इसलिए जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों के ड्राइवरों को भी कोरोना टेस्ट के बिना आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इस सख्ती की वजह से ब्रिटेन के डोवर बंदरगाह से माल ढोने वाले ट्रकों की लंबी कतार लग गई। ब्रिटेन का यह बंदरगाह फ्रांस से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर है। ब्रिटेन से यूरोप के देशों में 20% सामान की सप्लाई इसी बंदरगाह के रास्ते होती है। क्रिसमस की वजह से ट्रक ड्राइवर भी सामान जल्दी पहुंचाकर अपने घर लौटना चाहते हैं। यही वजह है कि हालात की गंभीरता समझने के बाद भी वो रास्ते में अटके तो अधिकारियों पर झुंझलाने लगे। फरवरी तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि फरवरी तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। इन परीक्षाओं की तारीखों पर फैसला कुछ वक्त बाद लिया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से मार्च से स्कूल बंद है और छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दे दी। हालांकि पाकिस्तान की टीम शुरुआती 2 मुकाबले गंवाकर पहले ही ये सीरीज हार चुकी थी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 174 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने 2 गेंद बाकी रहते ही ये मैच जीत लिया। हरियाणा में पीजीआई रोहतक को कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए लोग नहीं मिल रहे। वहां 1000 लोगों पर तीसरे चरण का ट्रायल होना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 350 लोगों पर ही यह टीका लगाया जा सका है। ऐसे में पीजीआई प्रबंधन ने लोगों से आगे आने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुएं में गिरे एक हिरण के बच्चे को लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। बताया गया कि वो जंगल से भटककर एक गांव में आ गया और रात के अंधेरे में कुएं में गिर गया, जिसकी जान बचाने के लिए गांव के 2 लोग कुएं में उतरे और रस्सी के सहारे उसे सुरक्षित ऊपर लाए। हिरण के उस बच्चे को निकालने के लिए पहले एक आदमी कुएं में उतरा और उसे ऊपर लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे उठा नहीं सका। इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर ऊपर लाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन इस दौरान वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। इसके बाद एक और आदमी कुएं में उतरा और फिर दोनों ने मिलकर उसे रस्सी से जकड़ लिया। इसके बाद वो सभी हिरण समेत कुएं से ऊपर आ गए। बड़ी देर से पड़ा था, थक गया था, हम लोगों ने निकाला है। हिरण को बचाने के बाद उसे गांव वालों ने वन विभाग को सौंप दिया, जिन्होंने उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया। सौ बात की बात यह कि यूपी के ललितपुर जिले में 5.5 वर्ग किलोमीटर में फैली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें हिरण, सांभर, भालू, तेंदुए, नीलगाय जैसे जानवर रहते हैं। इसके अलावा ललितपुर जिले में 75,000 हेक्टेयर में जंगल है और वहां भी जानवर रहते हैं। जंगल में अवैध खनन और पेड़ों के कटान की वजह से भी जानवर अब रिहायशी इलाकों की ओर आने लगे। मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा होने की वजह से शिकारियों की नजर भी जंगलों पर है और यह भी जानवरों के बदमाश होने की बड़ी वजह है। माना जा रहा है कि यह हिरण भी जंगल से भटकते हुए गांव में आया और कुएं में गिर गया। करीब 8 महीने पहले ललितपुर में ही एक हिरण नहर में गिर गया था, जिसे गांव वालों ने डूबने से बचाया था। ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि अभी तो हिरण गांव में आया था। अगर तेंदुआ, भालू या दूसरे जानवर गांव की ओर आने लगे तो बेजुबान की जान बचाने के बजाय लोग अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मारने पर उतारू हो जाएंगे। दुबई से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जहां क्रिसमस से पहले सांता क्लॉस बारहसिंगा की जगह ऊंट की सवारी करता नजर आया। संयुक्त अरब अमीरात समेत पश्चिम एशिया के कई देशों की संस्कृति में ऊंट एक अहम हिस्सा माना जाता है और यही वजह रही कि दुनिया के 90 देशों की संस्कृति को एक जगह पेश करने वाले दुबई के मशहूर ग्लोबल विलेज में सांता क्लॉस बारहसिंगा की अपनी पारंपरिक सवारी से अलग ऊंट पर बैठे नजर आए। ऊंट पर घूमते सांता क्लॉस ने वहां मौजूद सैलानियों को भी हैरान कर दिया। वो घंटों घंटी बजाते हुए लोगों के बीच से गुजरा, जिसे देख वो खुशी से झूम उठे। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की वजह से व्यापार को हजारों करोड़ के नुकसान की खबर है। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि बीते 26 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शनों की वजह से अब तक करीब 14,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। यही वजह है कि कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने
सरकार से इस मामले को जल्द सुलझाने की गुजारिश की। साथ ही CAIT ने व्यापारियों और लोगों की परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द मामले की सुनवाई की अपील की। इतना ही नहीं, इस कारोबारी संगठन के मुताबिक अभी दिल्ली में रोजमर्रा से जुड़ी जरूरी चीजों की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन किसान संगठनों का आंदोलन अगर लंबा चला तो जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना भी जताई गई। हमारा किसान नेताओं से यह आग्रह है कि हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और सरकार के साथ बातचीत करके वो अपनी समस्या का तुरंत हल निकाले। गुजरात के राजकोट से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटर सवार हवा में कुछ फीट तक उछल गया। क्योंकि यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर सवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वीडियो में साफ दिखा कि स्कूटर सवार सड़क पार कर रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसका स्कूटर एक जगह और वो उससे कुछ दूरी पर जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद